اللہ भला करें सियासी लीडरों का जिन्होंने हमें कभी बोर नहीं होने दिया। आप पाकिस्तानी अवाम और मीडिया को छोड़ें, आलमी सतह पर जितनी किताबें पाकिस्तान पर लिखी गई हैं, शायद दुनिया के किसी और मुल्क पर ना लिखी गई हों। आप लंदन या न्यूयॉर्क के किसी बड़े बुक स्टोर में दाखिल हों, आपको पाकिस्तान पर दर्जनों बेस्ट सेलर किताब मिलेंगी। दुनिया भर के साफ़ी पाकिस्तान में चंद बस गुजारते हैं और वापस जाकर पाकिस्तान बारे ऐसी गर्म और मसालेदार किताबें लिखते हैं कि वो बरसों तक बिकती रहती हैं। अक्सर गैर मुल्की सहाफ़ी कहते थे कि पाकिस्तानी शायद दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसका बच्चा बच्चा सियासी और सियासत पर गुफ्तगू करना पसंद करता है, बल्कि रोज़ाना एक दूसरे से सियासतदानों के नाम पर पड्डा डालकर बैठा होता है। लिहाजा इनके पास लिखने के लिए बहुत मवाद होता है। जो बड़े बड़े इदारे और लोग पाकिस्तान में मीटिंग करते हैं, वो इन गैर मुल्कियों सहाफ़ियों के साथ खुलकर बात भी करते हैं, उन्हें सब मालूमात देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ना रसाई दी जाती है, ना उनके साथ अंदरूनी खबरें शेयर होती हैं। आप तसव्वुर करें कि इस मुल्क में हर वक्त ऐसा तमाशा लगा रहता है कि दुनिया भर के सहाफ़ी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। टीवी चैनल्स आम होने के बाद तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई खबर या स्कैंडल दरकार होता था, और यूँ खबरें या स्कैंडल ब्रेक करने की एक ऐसी दौड़ लगी जो तेज़ से तेज़ तर हो गई। शुरू में तो इन खबरों का लोगों और हुक्मरानों पर कुछ न कुछ असर होता था, लेकिन जो जो चैनल्स और ख़बरों की तादाद बढ़ती गई तो ये खबरें अपना असर खोती गईं। अब कोई खबर ऐसी न थी जो लोगों के दिल और दिमाग पर ज़्यादा देर तक असर रखती। सुबह की खबर दोपहर तक बुला दी जाती तो दोपहर वाली किसी को शाम तक याद ना रहती, और शाम की खबर का किसी को सुबह तक पता ना होता था कि वो कहाँ गई। इस दमा चौकड़ी का ज़्यादा फ़ायदा हुक्मरानों और सियासतदानों को हुआ, जिनके बारे ब्रेक की गई सब स्कैंडल किसी नतीजे पर पहुँचे बगैर ही ख़त्म होते गए। फिर बड़े चोर और छोटे चोर के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया, और अवाम खुद ब खुद इस रंग में डलती गई कि अगर मेरा लीडर चोर है तो तुम्हारा कौन सा सादा है। लीडर करप्शन कर रहे थे और अवाम उनका दिफा। ऐसी अवाम दुनिया में कहाँ मिलेगी जो लीडरों से हिसाब किताब या उनसे उनकी हरकतों या फैसलों की जवाबदेही करने के बजाय उल्टा उनका दिफा करने लग जाती है। अब पीटीआई के हामियों को बड़ी फिक्र है कि खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद शायद इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी हो जाएगी, या शायद इनका इमेज ख़राब होगा। मुझे इस बात पर वाकई बहुत हंसी आती है, क्योंकि इस मुल्क में कब किस लीडर का इमेज ख़राब नहीं हुआ है। इमेज ख़राब होने के बाद ही नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। ज़रदारी साहब $60 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ाम के बाद भी सदर पाकिस्तान बन गए थे। इमरान खान भी बहुत सारे स्कैंडल्स और ख़बरों के बाद भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए, और खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद वो मज़ीद पॉपुलर होंगे। ट्विटर पर जब यह बहस मुबाहिसा बढ़ा और खान साहब के हामियों ने खान साहब के अपने या उनके तर्जमानों के जवाब का इंतज़ार किए बगैर खुद ही इस सूरत-हाल के जवाब तलाश करना शुरू कर दिए, तो मैंने भी इस इशू पर ट्वीट कर दिया कि खावर मानिका के इंकशाफात से खान के हामियों को अगर ये लग रहा है कि इनके महबूब लीडर को बहुत बड़ा सियासी या ज़ाती नुकसान हो जाएगा, तो वो तसल्ली रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि खान की मकबूलियत बढ़ेगी। इस मुल्क में ज़ाती किरदार, इखलाकियात, करप्ट लीडर या करप्शन के इशू पर अवाम वोट डालते हैं, ना उन्हें इन स्कैंडल से कोई फ़र्क पड़ता है, उल्टा वो चस्के लेते हैं। अगर फ़र्क पड़ता होता तो इमरान खान पहले तो वज़ीर-ए-आज़म ना बनते, या आज इन तमाम बातों के बावजूद इतने मकबूल ना होते, और नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ना बन रहे होते। ज़रदारी साहब $60 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के बावजूद सदर मुमलिकत बन गए। इस कौम को लीडरों की माली करप्शन या इखलाकी किरदार जैसे मामूली बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह तो इतनी सखी कौम है कि जिन पर इखलाकी या माली इल्ज़ामात लग रहे हों, ये उन सियासी लीडरों से सख्त सवाल पूछने या इनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर उल्टा खुद ही से इनका दिफा शुरू कर देती है। ये अक़वाम अपने लीडरों की दफ़ा में ऐसी वज़ाहतें कर लेती है जिसका इस लीडर को खुद भी इल्म नहीं होता। यकीनन वो सियासी लीडर ये वज़ाहतें सुन और पढ़ कर कह के लगाता होगा। ये लकड़ हज़म पत्थर हज़म वाली कौम है, बहुत बड़ा जिगर और दिल है इस कौम का, बस लुटेरा अपनी पसंद का हो। इसलिए ट्विटर पर ऐसी धूल ना उड़ाएं, ना खुद को थकाएं। शायद एक आधा दिन मज़ीद ये तमाशा होगा, फिर नया मदारी होगा और नई तमाशाई। शुगली लीडर और शुगली अवाम, वो गाना याद आ गया कि मुझे मस्त माहौल में जीने दें। दूसरी तरफ आप ज़रा खावर मानिका का ज़रफ़ मुलाहिज़ा फरमाएँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल इंटरव्यू सुन रहा था कि बुशरा बीबी और खावर मानिका उनके पास इमरान खान का जायचा बनवाने आए थे, और उनका ज़ोर इस सवाल पर था कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या नहीं। इसने अपने हिसाब किताब से उन्हें बताया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, जिसके बाद उसे जायचे की बुनियाद पर बुशरा बीबी ने इमरान खान को ये बताया कि उनके मोकलिन उन्हें यह बता रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन उन्हें इस ख़ानदान में शादी करना पड़ेगी।
باقی جو کچھ ہوا اس میں خاور مانی کا باقاعدہ پارٹنر ہے، اور آج وہ بعض یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کسی بات کا علم نہ تھا یا وہ مظلوم تھا۔ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو یہی خاور مانی کا اور اس کا خاندان ہی پنجاب چلا رہا تھا۔ خاور مانیکا کے بیٹے کو ملنے والی بڑی بڑی کنٹریکٹس کی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ خاور مانیکا تو اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ ایک دفعہ اس کو پیٹرولنگ پولیس نے ایک ناکے پر روکا تو اس کے مسلح گارڈز نے ان پر بندوقیں تان لی۔ اس پر باقاعدہ ڈی پی او اور آر پی او شارق کمال کی لاہور میں پیشی کرائی گئی۔ شارق کمال کی انکوائری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عثمان بزدار کی موجودگی میں احسن جمیل گجر نے کی اور شارق کمال کو رگڑا لگایا، جسے یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ انکوائری کروانے کے بجائے اٹھ کر وہاں سے چلا ہی جاتا۔ وہی افسر پھر خاور مانیکا کے ڈیرے پر اسے منانے جاتا تاکہ اپنی نوکری بچا سکے۔ یہ سب کام خاور مانیکا کرا رہا تھا۔ جب ڈی پی او پاک پتن رضوان گوندل سے مانیکا خاندان ناراض ہوا تو یہ فیصلہ ہوا کہ اسے پنجاب سے لے کر وفاق تک کسی جگہ دوبارہ پوسٹنگ نہیں ملے گی۔ جب سابق ڈی جی ایف آئی بشیر میمون نے رضوان گوندل کو ایف آئی میں پوسٹنگ دی تو یہی مانیکا ان سے لڑنے ان کے دفتر پہنچ گیا کہ اسے کیسے وہاں لگایا گیا۔ بشیر میمون کے دفتر سے وہ سیدھا وزیر اعظم ہاؤس گیا اور بالآخر رضوان گوندل کو ایف آئی اے سے بھی ہٹوا دیا۔ عمران خان، بشرا بی بی اور بزدار کے اقتدار کے سارے مزے لوٹنے کے بعد آج خاور مانیکا مظلوم بن گیا ہے۔ خواجہ آصف کا وہی جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اسمبلیوں سے دھرنے کے دنوں میں استعفیٰ دینے کے بعد واپس آنے پر کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ گریس ہوتی ہے۔ عمران خان اور خاور مانیکا جو ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے اور ایک دوسرے کو فرشتہ ثابت کرتے تھے، وہ اب ایک دوسرے کو تانے دینے تک کے بھی قابل نہیں رہے۔